इसका उद्देश्य क्या है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जब साड़ियों की दुनिया में चलेंगे तो मैं आज आपको कसावू साड़ी गिफ्ट में दूंगी। गिफ्ट में, जो कि आपने खुद ने पहन रखी है। तभी तो आते ही आपने मेरी साड़ी की तारीफ कर दी। कहीं मन में ऐसा था कि गिफ्ट मिल जाए। तो और जी, और साथ में सखी विशेष में आज लक्ष्मी विश्वनाथन, ये भरतनाट्यम नृत्यांगना, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पहले गीत सुन लिया जाए, अब कि बाहर कोई गुल नया खिलाएगी। जी बिल्कुल, जब आप और हम और हमारी सखियां मिलेगी तो गुल तो कुछ नया खिलेगा ही, और खिल भी रहा है। देखिए ना कितना सुंदर हो गया है एकदम से माहौल ये गीत सुनने के बाद। बिल्कुल। और आप तो नाचने लग गई थी, आपके तो हाथ चल रहे थे, एक्शन हो रहे थे। हाँ। और आपके तो सारे चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। भाई संगीत इतना सुंदर था ना, तो उंगलियां अपने आप उठ जाती है और कहीं पे पैर भी थिरकने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप संगीत उसमें हल्की हल्की तो झूम रही थी। मैं आपकी नकल तो नहीं कर रही थी। आपकी चोरी तो नहीं कर रही थी, आपको कॉपी तो नहीं कर रही थी, लेकिन मैं आपको एप्रिशिएट कर रही थी। जी है ना, इस बार चोरी नकल नहीं थी, आप अपनी अदा से कुछ झूम रही थी, हम अपना ही कुछ कर रहे थे, और शायद हमारी सखियां भी कुछ झूम रही होंगी, वो भी हमें बताएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गीत सुनने के बाद कैसा लगा आपको? और हमारे सखा भी झूम सकते हैं, उन्हें भी छूट है झूमने की, कि वो किस तरह से गीत को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, है ना। तो बताएं कि गीत सुनने के बाद अचानक हमें क्या परिवर्तन महसूस होता है। कई बार कुछ घरों में तो हम देखते हैं कि लोग संगीत सुनना पसंद ही नहीं करते हैं, है ना। उनके घर में ना रेडियो चलता है, ना उनके घर में किसी किस्म का कोई संगीत सुनने को मिलता है। पता नहीं, खैर ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, हो सकता है, ये अपनी अपनी पसंद है, लेकिन हाँ वहाँ पर कुछ एक नीरसता जरूर लगती है जहाँ संगीत की थोड़ी कमी होती है ना। और हमारे श्रोताओं को क्या लगता है, ये बात सही है या नहीं, वो भी बताते चले। हाँ बिल्कुल, कि उनके घर में गीत संगीत कितना बजता है। मुझे तो पता है कि 100% बजता है, क्योंकि जब वो विविध भारती सुनते हैं तो सुबह से लेकर रात तक सुनते हैं विविध भारती बिल्कुल को, है ना। और देखिएगा, बिल्कुल हमें संदेश आएंगे इस बारे में। और साथ में हम ये भी बात करते चलते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मानव बुद्धि और रचनात्मकता से पैदा होने वाले जो अमूर्त संपत्तियां हैं, जैसे आविष्कार, कोई साहित्य, कला हो या डिजाइन, या कोई प्रतीक होता है, नाम, या जो चित्र, या वो जो हम वाणिज्य में उपयोग करते हैं, ये एक कानूनी शब्द है जो बताता है कि किसी व्यक्ति या संगठन को उसकी रचनात्मकता और नवाचार के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं और वो इसका उपयोग कर सकते हैं, बेच सकते हैं या दूसरों को उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और जो है आविष्कारों के लिए जो अधिकार हैं, जैसे कि नए उत्पाद या प्रक्रियाएं, वो पेटेंट करवा सकते हैं। कॉपीराइट है, जैसे कि साहित्य और कलात्मक कार्यों के लिए उनको अधिकार मिलता होता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि आप किसी की नकल करते हैं, हूबहू लिखते हैं, तो कॉपीराइट एक्ट लगता है। तो आपका चित्र है, आपका संगीत है, जैसे गीत लिखते हैं लोग बाग, हमारे श्रोता भी गीत लिखते होंगे या बड़े गीतकार हुए हैं, है ना, उनके गीतों को लिखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते भी हैं, और चाहे तो लिख भी सकते हैं उनको। तो उनको अगर कोई चोरी करता है तो वहां पर कॉपीराइट एक्ट लगता है। और इसके अलावा ब्रांड और लोगों के लिए अधिकार है, जैसे ट्रेडमार्क का, जैसे कि कंपनी के नाम और प्रतीक, और डिजाइन में वस्तुओं के स्वरूप के लिए अधिकार है, जैसे कि फर्नीचर की बात करें या फिर कपड़ों की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यापार का भी रहस्य, ये भी एक इसका उसकी संपदा में आता है। जैसे जो गुप्त जानकारी, उसका अधिकार रहता है, और उसका उदाहरण है कि उत्पादन प्रक्रियाएं या ग्राहक सूची, ये हम किसी को बाहर नहीं कर सकते। आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई आपसे मांगे कि आपके पास जो डेटा है वो हमें सब दे दीजिए, तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा जो है नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि आविष्कारकों, लेखकों, कलाकारों, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के लिए मान्यता और लाभ प्राप्त होता है, और ये व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा करने और आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करने में भी मदद करता है। जी, हर साल 26 अप्रैल को, वो आज नहीं है विश्व बौद्धिक दिवस, कल है, क्योंकि कल शनिवार है, तो हम आज ही इसका मना रहे हैं हमारे कार्यक्रम सखी सहेली में। तो हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और यह बताना कि मानव प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार और रचनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित करता है। विश्व बौद्धिक संपदा कार्यक्रम यानी WIPO, ये संगठन ने 2000 में इस दिन की स्थापना की थी। और दीपा, ये दिन लोगों को रचनाकारों के अधिकारों और कॉपीराइट के साथ साथ सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए IP संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने का भी
अवसर देता है। जी। अब जैसे हम जो जिससे जुड़े हैं संगीत से या फिल्मों से, तो फिल्म मनोरंजन और तकनीक से लेकर फैशन, वीडियो गेम, उपभोक्ताओं की जो वस्तुएं हैं वहां तक आईपी अधिकार संगीत के साथ साथ क्रॉस इंडस्ट्री कनेक्शन को सशक्त बनाते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और इन क्षेत्रों में रचनात्मक तालमेल और नवाचार सक्षम हो सके, बन सके। हाँ, और कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि इस बार विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या है। तो थीम ये है कि कैसे रचनात्मकता और नवाचार आईपी अधिकारों द्वारा समर्थित है ना। एक संपन्न संगीत दृश्य को जो हर जगह किसी को लाभान्वित करता है, तो आप किस तरह से एक रचनात्मकता और नवाचार को करते हैं, इस वर्ष इस थीम पर प्रकाश डाला जाएगा। बिल्कुल। तो ये जैसे अभी आपने ये बात करी ना कि नए विचार लाने के लिए जो ये आईपी है ये सशक्त बनाती है गीतकारों को, संगीतकारों को, कलाकारों और उन सभी लोगों को जो इन सब क्षेत्र में काम करते हैं, उनके काम की रक्षा के लिए, और उस संगीत को आकार देते हैं जो हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए इस साल का थीम भी जैसे हमने शुरुआत में बोला, संगीत और आईपी यानी रचनात्मकता का जश्न मनाना। बिल्कुल, यानी कि रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है और रचनात्मकता को आगे बढ़ाना है। संतराल लिया था और अब सुनते हैं गीगी। चलिए, मन ताजगी से भर जाता है। वहीं एक लिखती हैं कि दीदी मेरे यहाँ तो रेडियो सुबह से ही बजता है और विविध भारती जब से मैंने होश संभाला है तब से सुन रही हूँ। अभी जो गीत बज रहा था मैं सिलाई कर रही थी, अचानक मैं उठी और मैंने आपकी बातें सुन ली और वही वार्तालाप आप लोगों की सुनी तो मन और झूमने लगा। ऐसे ही कमेंट रेडियो विविध भारती में जो सुनने को मिलते हैं, जीवन कहो या मन उत्साह से भर जाता है, उदासी छट जाती है और विविध भारती ने मुझे पूरे दिन एनर्जी दी है। क्या बात है। तो देखिए, इनका धन्यवाद करते हैं और ये एक और संदेश पढ़ते हैं कि बेलिया अब की ये बाहर कोई गुल नया खिलाएगी। ये मस्ती भरा नृत्य निरदम वाला जो गाना सुनकर कोई भी साथ में गुनगुना देगा। कुछ लोग डांस का स्टेप भी सुन लेंगे। इतनी गर्मी में हम तो जरा आराम कर रहे थे, लेकिन पैरों में थोड़ी हरकत तो हमने करी ली। तो भाई ये भी अच्छी बात है कि हम बेड पर लेटे थे दिन में, लेकिन गीत से थोड़ा पैरों में हरकत हुई है ना। और इस गीत पे भी हुई होगी। बिल्कुल हुई होगी, नाचने भी लग गए होंगे कुछ श्रोता तो हमारे। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो विविध भारती सुनते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हमारा सारा काम गीतों के साथ ही तो होता है। जिस दिन गीत न सुने तो कुछ अच्छा नहीं लगता और संगीत के बिना भी कोई जीना है। हाँ, ये बात तो है। देखिए, प्यार का कांटा तो अच्छा लगता है, उसकी चुभन भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर मलेरिया किसी को हो जाए मच्छर के काटने से तो बड़ा दुखदाई हो जाता है ना। लेकिन श्रोता को लगेगा ये कहाँ से कौन सी बात निकल रही है। हाँ, वो इसलिए कि आज विश्व मलेरिया दिवस हम मना रहे हैं जी, और इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन दीपा, हमारे एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि हम तो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक आपका रेडियो सुनते हैं। और वहीं एक लिखते हैं कि अगर मैं उदास होती हूँ तो संगीत सुनकर तन और मन, आपने पढ़ ही दिया था, ताजगी से मेरा भर जाता है जी। तो अच्छा, एक और संदेश है कि जो हम बात कर रहे थे ना आईपी के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये एक संदेश आया कि सबसे चोरी होने वाली चीज स्वेटर की डिजाइन और कुछ हद तक अपना ड्रेस भी झटपट बना लेते हैं लोग। यानी कि जैसा किसी के ड्रेस का डिजाइन देखा तो वो वैसा कपड़ा भी ले आते हैं। उनका कहना है कि उसी तरह का कपड़ा भी ले आते हैं और डिजाइन भी बना लेते हैं। हाँ, आपका मेकअप है, आपका तरीका है, आपका व्यक्तित्व भी चुरा लेते हैं लोग बात कि आप किस तरह से रहते हैं, सेम वैसी नकल, आपके बालों का स्टाइल, आपके चलने का, हंसने का, बोलने का, देखने का, मतलब चोरी तो कहीं भी की जा सकती है ना, किसी भी रूप में। और भी संदेश आए हैं जो कि जिस तरह से जो जानकारी भी हम लोगों ने साझा करी, उसी तरह की जानकारियां हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। और एक ही कह रहा है कि कहते हैं ये वाला संदेश कि वे अधिकारी हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो रचनाकारों को उनके रचनात्मक कार्य और उनके आविष्कार पर नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रचनाकार और आविष्कार को उनके काम में लाभ उठाने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा। कोई भी चोरी कर ले आपके आविष्कार की, आपके लेखन की, आपके शब्दों की, आपकी पोइट्री की, तो वो गलत है ना। तो उसी के लिए आपके लिए एक्ट्स बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत आप ये कर सकते हैं कि कोई भी आपकी चीजों को, मौलिकता को चोरी नहीं कर सकता है ना। तो चलिए, आज विश्व मलेरिया दिवस है और इसके बारे में हम बात करते हैं कि हर साल यानी आज ही के दिन हम इसे मनाते हैं और मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ये जानलेवा बीमारी हो जाती है। तो आज का दिन इसीलिए है कि इस बीमारी से निपटने के लिए हमें कितना जागरूक रहना चाहिए, वो बात आज के दिन कही जाती है। जी, हर साल इस
के लिए भी एक थीम रखी जाती है मंदाकिनी जी। जैसे 2025 में थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन, जो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में नए सिरे से प्रतिबद्धता और नए रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर भी देता है। और मलेरिया के बारे में इसमें ठंड लगना है, बुखार है, फ्लू जैसी बीमारियां शामिल होती है। यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाता तो मलेरिया गंभीर रूप भी धारण कर लेता है और कई बार मृत्यु का कारण भी बन जाता है। जी, और सारे विश्व में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मलेरिया एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। विशेष रूप से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर कुछ ज्यादा ही। जी, तो दीपा एक छोटा सा अंतराल हम और लेंगे और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे। जी। इस अंतराल के बाद सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। तो हम बात क्या कर रहे थे? मलेरिया के बारे में। और जो हम बात कर रहे थे कि ये कहाँ किस तरह से समस्या बनी हुई है, और जो हमारा WHO संगठन है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो कहते हैं कि मलेरिया दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। अनुमान है कि 2022 में इसके 2 मिलियन से ज्यादा मामले सामने आए थे और मलेरिया के कारण 6 लाख से भी ज्यादा मृत्यु हुई। यानी कि हम मलेरिया को कितने हल्के में ले लेते हैं कि हमें मलेरिया हो गया है, लेकिन उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है ना। तो श्रोताओं, हमें थोड़ा सचेत होना चाहिए। डरना नहीं है, लेकिन सतर्क होना बहुत जरूरी है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाली एक गंभीर और कभी कभी घातक बीमारी हो जाती है, जो संक्रमित मादा एनोफ्लिज मच्छरों के काटने से हमारे अंदर फैलती है। और एक बीमारी एक बड़ा आर्थिक बोझ भी पैदा कर देती है, जाहिर है। और कई देशों को हर साल स्वास्थ्य देखभाल के खर्च में और उत्पादकता हानि में अरबों डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे देश में मलेरिया हमेशा से एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता रही है। हालांकि हाल के ही वर्षों में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जैसे 2015 से 2023 की तक के बीच की अगर हम बात करें तो जो मलेरिया के मामले और उसकी वजह से जो मृत्यु है उसकी जो दर है 80% से कम आई है। लेकिन फिर भी मंदाकिनी जी, चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। हमें पूरी तरह से निजात नहीं मिली है। और देश के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे विशेष रूप से आदिवासी शहरों की बात करें, जगहों की, पहाड़ी है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ मलेरिया के मामले थोड़ा अधिक आ जाते हैं, जहाँ 80% मामले मलेरिया के हैं, जबकि यहाँ की आबादी केवल 20% होती है। जी, विश्व मलेरिया दिवस के उद्देश्य भी कई हैं, जैसे जागरूकता बढ़ाना, यानी कि जनता को मलेरिया के खतरों और उसके निवारण के बारे में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। ये दिन प्रभावी उपचार, टीके की बात करें, वेक्टर नियंत्रण विधियों में भी लगातार अनुसंधान जो हो रहा है, उनकी आवश्यकताओं पर आज के दिन खासतौर से प्रकाश डाला जाता है। जी, साझेदारी को बढ़ावा देना, यानी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी क्षेत्र या समुदायों को जब ये सारे एक साथ होंगे ना, तभी इस दिन का उद्देश्य हम पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, और समस्त संगठनों की नहीं, हमें भी अपनी सुरक्षा करने की बहुत आवश्यकता है, दीपा। और ITN के कहते हैं कि जो मच्छरों को काटने का खतरा जो है वो काफी कम हो जाता है। जी, ITN यानी कि वो जो मच्छरदानी है, उसको हम इंग्लिश में ITN कहते हैं। और उसके नीचे सोएं जहां तक हो, मच्छरदानी का इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए। जी। और घरों की जो दीवारें हैं वहां पर कीटनाशकों का छिड़काव सरकार के द्वारा भी किया जाता है, और कई बार आप खुद से भी कर सकते हैं। घर के अंदर आने वाले मच्छरों को भगाने में मदद मिलती है। जी, जहां मच्छरों का प्रजनन होता है, जैसे कि ठहरा हुआ पानी या खड़ा हुआ पानी, यहीं कहीं पे पानी अगर रुका हुआ है तो वहां पे मच्छरों की आबादी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी जगह पर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि वो
टाइम पर सूखा होना चाहिए। जैसे अब टंकी है, हाँ। अब जिस शहरों में या हमारी जो भी श्रोता है जहाँ पर 2 दिन में एक बार पानी आता है, तो वो क्या करें? तो भाई बीच बीच में बहुत जरूरी है आपकी जो टंकी है या कोठियां हैं जिसमें आप पानी भर के रखते हैं 2 दिन के लिए, उसको साफ भी करें। और कुछ घंटों के लिए उसको धूप दे, सूखा रख दे, ताकि उसमें कीटाणु नहीं उपलब्ध फैले। और इसके अलावा जो घर के बाहर गड्ढे हो जाते हैं, और हम बात करें पूरे देश की, तो घर के बाहर लोगों के गड्ढे हो जाते हैं, नालियां हैं, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मच्छरों का संक्रमण ज्यादा होता है। या कूलर है जहाँ पानी हम बचा के छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर भी खूब सारे मच्छरों का संक्रमण हो जाता है। तो इसको बिना देर किए आपको इसका इलाज करना है। जी। और इसी तरह पहचान और मलेरिया रोधी दवाइयों के साथ उचित उपचार से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोका जा सकता है। बिल्कुल, आपको ध्यान रखना है कि अगर बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, पसीना आ रहा है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये ना हो कि आपकी घिसी पीटी कोई दवा जो हम रोज खा लेते हैं किसी भी बुखार में, वो खाकर हम सोचे कि हम ठीक हो गए हैं, और उसका फिर आगे दुष्परिणाम आ जाए। कितना सुंदर गीत था, चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है। आपने देखा होगा कई बार आकाश में चांद के पास आता है ये तारा, और बहुत सुंदर दृश्य बन पड़ता है। और चांद को देख करके अगर थोड़ा सा और हम सोचे ना कल्पना में, तो जो आपने ये पहन रखी है साड़ी कसावू, है ना, बिल्कुल ऑफ वाइट चांद की तरह, और जो आपकी जो साड़ी का बॉर्डर है, ये जब आप हल्की से हिलती है और जब आप हंस के पीछे से होती है ना, तो चांद की तरह चमकता है, चमक रहा है वो जो पास में जो सितारा। अरे वाह, यानी आज आप साड़ी लेकर ही रहेंगी मुझसे। हाँ बिल्कुल, आप कहीं और तारीफ कर देंगे, हम तो साड़ी लेकर ही रहेंगे। क्यों श्रोताओं? हाँ, लेकिन मैं श्रोताओं से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि चांद के पास ये तारा आपने भी चमकता हुआ देखा होगा। तो ये बताइए कि चांद के पास जो ये चमकीला तारा चमकता है वो कौन सा तारा है ना? ये बताइए, इसके बारे में हमें श्रोता बताएं कि चांद के पास चमकने वाला ये तारा कौन सा है। आपने क्या इसे देखा है? बताइए। इसके बारे में अपने विचार हमें लिखिएगा। और जो हमने इसके पहले पूछा था कि आपको गाने कैसे लग रहे हैं, तो बहुत सारे संदेश आए। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत गाने बज रहे हैं। कोई कहता है कि हम एसी में बैठ के सुन रहा हूँ, कोई कह रहा है कि बहुत सुंदर गाना लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी ने लिखा है सुपर सॉन्ग, और कोई कह रहा है कि आज गाने बड़े ही चुनिंदा आपने सुना रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं के पसंद है। बिल्कुल। और तो ये श्रोताओं के लिए सुंदर बने हैं कि कोई भी झूम उठेगा। बिल्कुल सही बात है, और हम तो चाहते भी हैं कि हमारे सभी गीत हमारे श्रोताओं को पसंद आए। तो चलिए, अब आपने साड़ी मेरी पसंद कर ली है, झटपट साड़ी के बारे में बात कर ली जाए। हाँ बिल्कुल। तो आज हम साड़ियों की दुनिया में कसाबू साड़ी के बारे में बात करेंगे श्रोताओं। गोल्डन बॉर्डर वाली होती है, जैसा कि मैंने पहन रखी है, ऑफ व्हाइट कलर की है। ये सिंपल सी कॉटन साड़ी है जिस पर दीपा की पूरी नजर है आज। लेके रहेंगे, क्यों है ना से, क्यों लेके रहेंगे आज और साड़ी। जिन्हें केरल की कसाबू साड़ियों के नाम से हम जानते हैं, तो ये बहुत ग्रेसफुल लगती है, जैसे कि मैं लग रही हूँ इस समय। बिल्कुल, यही तो बात है ना कि कसाबू साड़ी में जो शान, सादगी और परंपरा का प्रतीक है, और बिल्कुल वैसे ही हमारी मंदाकिनी जी लग रही है। ये साड़ियां अपनी गोल्ड और तांबे की जरी के बॉर्डर की वजह से बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल। और केरल में दीपा कुछ पारंपरिक पूजा और शादी विवाह पे इन साड़ियों को पहना जाता है। इनके बिना वो प्रोग्राम होते ही नहीं है, क्योंकि विष्णु पूजा और ओणम जैसे कुछ ऐसे खास मौके होते हैं जहां इन साड़ियों को जरूर पहना जाता है। जी, कसाबू साड़ी केरल के विशेष उत्सवों में पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। इसकी बॉर्डर पर लगी जरी और रियल गोल्ड थ्रेड सबसे अलग इसे बनाते हैं, और साड़ी का बेदाग सफेद रंग सादगी और शांति के विचारों को दर्शाता है। ओणम त्योहार के दौरान महिलाएं इन पारंपरिक दूधिया, सफेद और सुनहरे रंग की साड़ियों को पहनती हैं खासतौर से, और महिलाएं वहां के परंपराओं के अनुसार इसके जरिए भगवान विष्णु के वामन अवतार का सम्मान करती हैं। और कहा जाता है कि केरल में उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त भी है। जी। अच्छा, ये जो ऑफ वाइट कलर की और गोल्डन बॉर्डर वाली ये जो सुंदर सी साड़ी है, इसे सेत्तू साड़ी भी कहा जाता है। रॉयल कसावू साड़ी में इन गोल्डन बॉर्डर को रियल गोल्ड के थ्रेड से तैयार किया जाता है। यही गोल्डन बॉर्डर इस साड़ी को एक अपने आप में अलग, यूनिक और महंगी भी बनाती है। अच्छा, जब रियल का गोल्ड का जो तो बॉर्डर बन जाता है तो बहुत महंगा हो जाता है। और इस साड़ी के अगर वैसे देखा जाए तो रेंज 5,000 से शुरू होकर 5 से 6 लाख रुपए तक भी जाती है। अच्छा, इससे कम की भी होती है। हाँ, बिल्कुल। हमें दिल को छोटा नहीं करना है। जैसे मैंने ये साड़ी खरीदी थोड़ा कम में खरीदी थी, क्योंकि उसमें फिर कॉटन थ्रेड की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, और जरी की क्वालिटी भी कुछ फर्क हो जाती है। तो हमारे पास जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, कहते हैं जी। तो उसी के हिसाब से आप अपनी इच्छा पूरी कर सकती हैं, जैसे कि मैंने भी की। और मजे की बात तो ये है कि केरल साड़ी के बॉर्डर में इस्तेमाल की जाने वाली जरी को कसावू कहा जाता है, न कि साड़ी को। ये एक पदार्थ का नाम है जिसका
इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है और कसावू मुंडू तब बनता है जब कसावू को धोती में शामिल किया जाता है। यानी वो जब बॉर्डर जिसको कि कसावू कहते हैं, वो जब कपड़े के साथ जुड़ जाता है और वहां पे जो कपड़ा जो साड़ी है उसको वो मुंडू कहते हैं, है ना? वो कसावू साड़ी के रूप में तैयार हो जाती है। और साड़ी का बॉर्डर सूरज की किरणों को दर्शाता है। साड़ी का सफेद रंग केरल की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। पहले कसावू धागे शुद्ध सोने से बने होते थे और सुंदरता, सफलता और भाग्य का प्रतीक थे। लेकिन अब जब सोना दुर्लभ और अधिक महंगा हो गया है तो बनकरों ने सोने और कॉपर कोटेड चांदी के धागों को जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे साड़ियों को एक खास सुनहरी छटा मिल जाती है और अधिक लागत में प्रभावी भी हो जाती है। यानी कि हम इकोनॉमिकल हो जाती तो हम सभी खरीद सकते हैं। और एक साधारण बॉर्डर वाली बेसिक कसावू साड़ी को बनाने में लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं। वहीं अगर भारी काम वाली होती है तो उसको बनाने में अधिक समय लग जाता है। साड़ियों की कीमत निर्माण में लगने वाले समय के साथ साथ जरी या कसावू में होने वाले सोने की मात्रा से निर्धारित होती है। यानी ज्यादा महंगी साड़ी है तो वो भारी होगी, उसका बॉर्डर भारी होगा, जिसमें सोने की मात्रा भी ज्यादा होती है। अच्छा सखियों, बहुत अच्छा लगता है ना ये देख कि साड़ियों के प्रति आज न सिर्फ महिलाएं बल्कि युवा वर्ग भी बहुत आकर्षित हो रहा है। घर की बेटियां जब ऐसी पारंपरिक साड़ियां पहनती है तो बेहद खूबसूरत लगती हैं। और आज मंदाकिनी जी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जैसे मैं कहने भी वाली थी कि जैसे कि मैं विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ जी। मंदाकिनी जी, जवाब आ गए हैं। जो सवाल आपने पूछा था, चांद के पास कौन सा सितारा है? हाँ हाँ, क्या कहा हमारे श्रोताओं ने? एक आया है शुक्र तारा, एक जवाब आया है वीनस, और एक ने लिखा है चांद के पास जो सितारा चमकता है उस तारे का नाम अरुंधति है, और एक ने लिखा कुछ अलग ही लिख दिया कि शरारा एक फिल्म थी, इसमें हेमा जी और राजकुमार जी थे। भैया, हमने आपसे तो ये जानना चाहा था, क्या आपने इस खूबसूरत दृश्य को आकाश में देखा है? क्योंकि जब किसी गीतकार ने लिखा होगा तब उसने भी तो देखा होगा ना। कभी शाम की तन्हाई में, रात की तन्हाई में आकाश को निहारा होगा। हाँ, और चांद के पास सितारा देखकर ये गीत उभरा होगा कि चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है। हाँ, है ना? तो वो हमने आपसे जानना चाहा था कि आपने सितारे को देखा है क्या? तो अगर आपने देखा है तो हम बताना चाहेंगे कि चांद के पास जो ये चमकीला तारा होता है वो वास्तव में दीपा शुक्र ग्रह होता है जी। हाँ, ये चमकीला तारा नहीं होता, एक ग्रह है, शुक्र ग्रह, कोई तारा नहीं है ये जी। और रात के आकाश में सबसे चमकीला ग्रह होता है, और ये अक्सर सूर्यास्त के बाद या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आप देखोगे ना। हाँ, तो ये चांद के पास ही लटका हुआ मिलता है बड़े खूबसूरत अंदाज में, है ना? बिल्कुल। तो ये जो शुक्र ग्रह, ये हमारे सौरमंडल का एक दूसरा ग्रह है, और इसे हम सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि सुबह और शाम हमको आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो शुक्र ग्रह अपनी कक्षा के कारण चंद्रमा के पास दिखाई देता है, और दोनों को रात में आकाश में करीब करीब देखना कोई नई बात नहीं है, असामान्य बात नहीं है। अक्सर ये हम इसे देख सकते हैं, इसलिए ये गीत की रचना भी हुई होगी, हम समझते हैं। हाँ, और गीतों के जो रचना जो हमारे सभी सखियों को और हमारे श्रोताओं को पसंद आ रही है, क्योंकि बहुत सारे संदेश आज वैसे भी आ रहे हैं। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर इसको इतना आनंदित हो रहे हैं हम, उसी तरह से हमारे साथी जो सुन रहे हैं वो भी बहुत मस्ती ले रहे हैं, है ना? बिल्कुल जी। तो जब बात चल रही थी कि किसी भी चीज को देखकर देखिए कोई रचना होती है तो कलाकार का जन्म होता है जी। और ऐसे ही कलाकार पैदा होते हैं नृत्य के रूप में, अलग अलग विधाओं में। तो हम नृत्यांगना आज लक्ष्मी विश्वनाथन की बात करेंगे, जो कि भरतनाट्यम की कलाकार हैं। 12 जनवरी 1944 को उनका बंगलुरु में अलामेलू और के विश्वनाथ के घर इनका जन्म हुआ। नाम रखा गया लक्ष्मी। परिवार में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान था, और विशेष रूप से तंजावुर परंपरा के लिए ये परिवार जाना जाता था।
तो मंदाकिनी जी, स्वाभाविक ही था कि लक्ष्मी पर भी इसका प्रभाव गहरा पड़ता। बिल्कुल, और बचपन से ही प्रभाव पड़ता है दीपा। जिस घर में जैसा प्रभाव बच्चों के सामने जो माहौल आता है, बच्चे वैसा ही सीखते हैं। जी। चूंकि इनके घर में ऐसा माहौल था, तो बचपन से ही नृत्य के लिए वो भी आकर्षित हुई और नृत्य का प्रशिक्षण गुरु कौशल्या के साथ उन्होंने आरंभ किया। फिर गुरु कांचीपुरम एलप्पा से भी प्रशिक्षण लिया। बाद में गुरु कौटालय गणेश पिल्लई और सकरी कृष्णन से भी उन्होंने ये भरतनाट्यम सीखा। जी, और लक्ष्मी विश्वनाथन ने अपनी माँ से संगीत की शिक्षा ली और इसी को विस्तार देने के लिए आचार्य टी मुक्ता से भी शिक्षा ली। आपके नृत्य का अरंगेट्रम यानी कि जो पहला प्रदर्शन जिसको कहते हैं 1952 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मद्रास संगीत अकादमी के संस्थापक सचिव ई कृष्ण अय्यर ने की थी। और अपने गहरे शोध और नृत्य के लिए अनूठी दृष्टिकोण के लिए लक्ष्मी विश्वनाथन जहां भी जाती है वहां प्रसिद्धि पाती हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नृत्य प्रदर्शन किए हैं और उनके नृत्य प्रदर्शन पहले पारंपरिक तरीके से शुरू हुए, फिर किसी विषय को लेकर एकल प्रस्तुति हुई, सामूहिक प्रस्तुति हुई और फिर नृत्य थिएटर प्रस्तुति की ओर उनकी यात्रा बहुत ही रचनात्मक रही। जी, नृत्य में अभिनय पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करना चुना। इससे उनकी प्रस्तुति को एक विशेष प्रकार की रंगत मिली। लोग उनके कार्यक्रमों में भाग लेने और देखने के लिए आतुर रहते थे। और नृत्य के साथ वे शिक्षा में भी आगे रही। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खाली नृत्य में ध्यान रखा। अंग्रेजी साहित्य में स्नातक और स्वर्ण पदक विजेता थी वो, साथ ही लेखिका भी रही। तो कई समाचार पत्रों के लिए स्तंभ उन्होंने लिखे हैं जी। और उनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। जी, जैसे पहली है मायलापुर का पवित्र स्थल कपालेश्वर मंदिर, जो 2006 में प्रकाशित हुआ। और दूसरा MS सुब्बुलक्ष्मी जी, जो भजन गायिका है। भजन गायिका जी, और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप एक लेख लिखा था, शीर्षक था कुजुम्मा, ओड टू अ नाइटिंगेल। और वुमन ऑफ द प्राइड, ये पुस्तक भी उन्होंने भरतनाट्यम पर लिखी है, जो नृत्य पर आधारित है। 2008 में ये पुस्तक आई थी। जी। तो भरतनाट्यम नृत्य की सूक्ष्मता और खूबसूरती को उन्होंने फैलाया और कई जगह बहुत सारे सम्मान भी उन्होंने जीते। जी, जैसे 1984 में मद्रास संगीत अकादमी पुरस्कार और 2018 में उन्हें मिला नृत्य कला निधि से सम्मानित किया गया था, ऐसा एक बड़ा पुरस्कार। जी, और 2023 में चेन्नई में आपने इस सुंदर संसार से हमेशा के लिए